सुना था कि 1000 भ्रष्टाचारियों का पाला जब जब किसी ईमानदार ऑफिसर के साथ पड़ जाता है तो उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। लेकिन यह सुनी सुनाई बातें मैंने आईएएस ऑफिसर रणसिंघे में देखी, जिसने मुंबई में ड्रग सप्लाई करने वालों की नींदें हराम कर रखी थी, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। पैसा पूरा है, पूरे 250 ग्राम है, पर ये तू बेचेगा कहाँ? अक्खी मुंबई में तो ऑलरेडी सेट है। वहीं जहाँ कोई नहीं बेचता। मतलब बांद्रा फोर्ट। पप्पू को बंजर जमीन पर लहलहाती फसल उगाना अच्छा लगता है। जिस जगह की बात करते हुए तू इतनी डायलॉग बाजी कर रेला है ना पप्पू शाणे, वहाँ ड्रग्स बेचने वालों की मौत रहती है। आईएएस ऑफिसर का भूत रहता है उधर। जानता हूँ, वही आईएएस ऑफिसर ना जिसे 80 में मस्तान के मुर्गों ने बोरी में डालकर रस्सी में बांधकर वहीं बांद्रा फोर्ट के सामने समुद्र में फेंक के मार दिया था। अबे उस दिन से लेकर आज तक उस एरिया में जाकर जिसने भी ड्रग बेची है वो लाश बनकर ही वहां से लौटा है मेरी जान। बेकार की बातें हैं ये बड़े भाई। भूत प्रेत नहीं होते। काम वहीं से शुरू करेंगे अपन। उम्र में तुझसे बड़ा हूँ, मेरी बात समझ, मत जा उधर। छोड़ो ना बड़े भाई, तुम बस ब्रॉड स्क्रीन देखो, नोटों का आवन जावन देखो। आखे पुलिस डिपार्टमेंट को यही लगता है कि बांद्रा फोर्ट पर आईएएस ऑफिसर रणसिंघे का पहरा रहता है, इसलिए वो वहाँ राउंड नहीं लगाती। इसी बात का फायदा उठा के अपन वहीं से अपना काम ऑपरेट करेगा और लाखों करोड़ों कमाएगा। यही चपनी स्ट्रेटेजी है भाई। चलता हूँ। रुक, मुझे पता है तू आज के बाद यहाँ वापस कभी नहीं आएगा, इसलिए ये रख ले, मरने से पहले पूरी ऐश कर ले। थैंक यू भाई। बड़े भाई ने साफ शब्दों में पप्पू को समझाया था कि बांद्रा फोर्ट पर ड्रग्स बेचना मतलब रणसिंघे के भूत के हाथों मारे जाना। लेकिन खुद को बहादुर समझने वाले पप्पू की तो होनी उसे वहां बुला रही थी, वो रुकता भी कैसे। अरे पप्पू भाई, कोई भी नशेड़ी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हाँ भाई, सब बोल रहे हैं कि यहाँ आए तो रणसिंघे उन्हें मार देगा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाई रणसिंघे सच में आ गया तो? हम इतनी देर से यहाँ हैं, कोई आया? सब बकवास है मेरे छगन मगन। कोई भूत वूत नहीं होता, सब बनाई हुई कहानियां हैं। खैर ये डर का माहौल बदलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लगाएंगे, लेकिन ओपनिंग डे पर बोनी तो करनी पड़ेगी। कुछ पैसे हैं जेब में या फोकट हो? है ना भाई? ये 355 और मेरे पास भाई 150 हैं। जितने हैं बोनी के लिए बहुत हैं। ये पकड़ो, अब इसे बेचो या खाओ, माल तुम्हारा। पूरे 5000 का खालिस माल है, मौज करो। चलो अब, कल नए तरीके से फील्डिंग करेंगे। ओ गॉड, रणसिंघे! रणसिंघे के इलाके में ड्रग्स बेचने के जुर्म में रणसिंघे तुम तीनों को सजाए मौत देता है। मौत से बचकर भागना हो तो यहाँ आकर ड्रग्स नहीं बेचनी चाहिए थी। अब तेरी बारी। आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर तुम गलत काम करते हो तो एक ईमानदार ऑफिसर से एक नहीं, दो नहीं, पूरे एक शहर की दूरी बनाकर रखो, क्योंकि वो मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाता है।
आजकल मैं बहुत देर तक सोने लगी हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो मेरी आलू की खेती खराब हो जाएगी। जल्दी से जाकर पानी दे देती हूँ। हाय रे मेरी कमर। किसी ने ठीक ही कहा है, खेती करना कोई आसान काम नहीं है। आलू के सारे पौधों को अच्छे से पानी दे दिया है। अब बस इंतजार है तो आलू के तैयार होने का। फिर मैं लोगों को ये आलू खिलाकर अपने वश में करके उनके जरिए दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाऊंगी। मैंने फसल में पानी तो अच्छे से दिया था। काश आलू भी अच्छे से बैठे हो। अरे वाह, आलू तो बहुत बढ़िया हुए हैं। एकदम सोने की तरह चमक रहे हैं। अब होगा मकसद पूरा। आलू ले लो, ताजे ताजे आलू, बड़े बड़े आलू, छोटे छोटे, हर तरह के आलू ले लो। सस्ता सस्ता आलू ले लो। इतनी रात को कौन औरत आलू बेच रही है? आलू ले लो आलू। जंगल में मिलेगा पुराना भालू, मेरे पास मिलेगा ताजा आलू। आलू वाली बहन, तुम इतनी रात को आलू बेच रही हो? क्या करूं बहन जी, हम चुड़ैलों को मेरा मतलब हम दुखियारी औरतों को रात में ही वक्त मिलता है ना। अच्छा, भाव क्या लगाया है? 50 के 4 किलो। लेकिन मेरे पास तो 50 रुपए नहीं है। जितने हैं उतने दे दो। दे तो दूं, लेकिन बहन बुरा मत मानना, तुम आलू बहुत महंगे बेच रही हो। क्या बहन जी, आपको महंगे लगते हैं तो 25 दे दो। आप खुश रहो बस। 25 नहीं, पूरे 20 दूंगी। देती हो तो दो, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बोलो क्या बोलती हो? बोलना क्या है बहन जी, मुझे तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसा कीजिए, 20 रुपए में 4 नहीं 5 किलो ही ले जाओ। लगता है ये सब्जी वाली पागल है, इसलिए 200 रुपए के आलू 20 रुपए में बेच रही है। पागल कहेगी। लेकिन मुझे क्या, इससे पहले कि इसका मन बदल जाए, मैं आलू लेकर फूट लेती हूँ। क्या सोचने लगी बहन जी, तोल दूं ना? हाँ हाँ, तोल दो ना। ये लो बहन, आपके आलू, और ये तुम्हारे पैसे।
मोहन ने आज आलू की सब्जी बनाने को कहा है। जल्दी से बनाकर कपड़े धोने बैठ जाऊंगी। हे भगवान, घर में तो एक ही आलू है। एक आलू से सब्जी कैसे बनेगी? बाजार गई तो आने जाने में ही पूरा समय निकल जाएगा। आज तो मोहन जी खूब डांट मारेंगे मुझे। क्या करूं? क्या करूं? शालू से पूछती हूँ। अगर उसके पास आलू हुए तो बात बन जाएगी। शालू, ओ शालू, सुनो तो जरा। शालू, शालू, शालू। दरवाजा तो खुला है, फिर ये बाहर क्यों नहीं आ रही? शायद बाथरूम में होगी। आवाज देकर देखती हूँ। शालू, अंदर जाकर देखती हूँ। अरे शालू, तुम्हें कितनी आवाजें दी मैंने, लेकिन तुम टीवी में इतनी खो गई हो कि मेरी आवाज भी नहीं सुनी तुमने। सॉरी माला, मैंने सुना नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? अरे, मोहन ने आज आलू की सब्जी बनाने के लिए कहा था, पर घर में आलू खत्म हो गए हैं। तुम्हारे पास आलू है क्या? शालू के पास हमेशा आलू होते हैं। वैसे आज मैंने आलू की सब्जी कुछ ज्यादा बना ली थी, तुम वही ले जाओ, तुम्हारा समय भी बचेगा। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। थैंक यू वेरी मच शालू। शालू को आलू के लिए नो थैंक्स। पर सब्जी ले जाने से पहले थोड़ी चखकर बताओ तो कैसी बनी है? शालू, सब्जी तो चख लूंगी, पर एक बात बता, तेरी आंखों को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद? ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों? तुझे क्या कभी मोतियाबिंद हुआ है? नहीं, हुआ तो नहीं है, पर नहीं हुआ तो चल, शालू के आलू टेस्ट कर और घर पहुंचकर अपनी पति की सेवा कर। अच्छा अच्छा, टेस्ट करती हूँ, रौब मत झाड़। शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। माला, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को लगा दो। तुम्हें आलू की सब्जी बनाने को कहा था, बनाई क्या? तुम्हारे लिए तो मैं चांद के तारे तोड़ लाऊं पतिदेव। ये सब्जी बनाना किस खेत की मूली है? ये लो, खाओ आलू की सब्जी। अरे अरे, रोटी भी तो लाओ, खाली सब्जी कैसे खाऊं? आज तुम्हारी पड़ोसन शालू ने ऐसी आलू की सब्जी बनाई है कि एक चम्मच खाते ही तुम्हें कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मोतियाबिंद हो गया है। अब तुम बोलोगे मोतियाबिंद ऐसा नहीं होता, तो मैं पूछूंगी कि तुम्हें कभी हुआ है? फिर तुम सोचते हुए जवाब दोगे कि नहीं। फिर मैं कहूंगी कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि मोतियाबिंद कैसा होता है, तो इतने सवाल जवाब क्यों? सीधे सीधे सब्जी खाओ। अरे अरे, तुम्हें हो क्या गया है? कितना तड़ातड़ बोले जा रही हो। अच्छा लाओ दो, मैं भी देखूं पड़ोसन के हाथ का जादू, मेरा मतलब टेस्ट। क्यों? तुम्हें भी हो गया ना मोतियाबिंद? हो गया। तो बोलो, शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। बन गई बात। धीरे धीरे सब मेरे कब्जे में हो जाएंगे। जल्दी से बचे खुचे आलू भी बेच डालती हूँ। आलू ले लो, आलू फ्री में आलू ले लो, गवर्नमेंट वाले आलू ले लो, फ्री की स्कीम वाले आलू ले लो, आलू ले लो, आलू। हाँ, फ्री वाले आलू मुझे
मुझे दो, फ्री मुझे वाले मुझे आलू, दो, मुझे भी दो, मुझे दो आलू, मुझे भी दो मैं आलू, लूंगी आलू, मैं लूंगी हाँ, आलू, मैं भी मैं लूंगी लूंगी आलू। अरे रे 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 रे, रुको रुको रुको, आप लोग लड़ो मत। आप लोग 3 हैं, तीनों आधे आधे आलू ले जाओ, बात खत्म। सरकारी माल पर तो सबका हक होना चाहिए कि नहीं? हाँ 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 हाँ, सही कहा तुमने। ये खाएंगे आलू, मेरा काम होना चालू। चुड़ैल माई की चुड़ैल माई की जय, चुड़ैल माई की जय, चुड़ैल माई की जय, चुड़ैल माई की जय। मेरे आलू काम कर गए। अब बस तुम सब मेरे गुलाम हो। अब मैं जो कहूंगी तुम सब वही करोगे। मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे 100 जवान आदमियों के खून से नहाना होगा। तो जाओ, 100 जवान आदमियों को पकड़ कर लाओ। जाओ। बचाओ, 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 बचाओ। रुक जा मूर्ख बाबा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलामों को रोकने की? इसकी सजा मिलेगी तुझे। मरने के लिए तैयार हो जा। जय महाकाल। ये क्या किया तूने बाबा? उन लोगों को मेरे सम्मोहन से निकाल कर तूने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। और ये मेरा शरीर क्यों जलने लगा? रोको इस आग को, रोको इस आग को। जब तक महाकाल इस गुलेल बाबा के साथ हैं, कोई चुड़ैल उड़ैल भूत प्रेत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय महाकाल। जय महाकाल। कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े गुनाहों को नजरअंदाज किया जाता है। अगर वो गुनाह किसी गरीब के साथ हो जाए तो उसकी जरा भी दखल नहीं ली जाती, क्योंकि बड़े शहरों में छोटे और गरीब लोगों की कीमत रास्ते के किसी धूल से ज्यादा नहीं होती। ऐसे ही एक गुनाह के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। रात के समय एक वकील अपना सारा काम खत्म करके अपने घर की ओर चलता हुआ जा रहा था। बीच में ही एक आध गाड़ी उसके पास से बड़ी तेजी से गुजर जाती थी, इसलिए वो फुटपाथ पर से चल रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नजर फुटपाथ पर पड़े सूखे हुए लाल रंग के धब्बों पर गिरी और वो डर गया। अरे बाप रे, ये तो खून लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये खून नहीं हो सकता। लगता है किसी ने पान खाकर थूका है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में। इन्हें दीवार कम पड़ी कि अब फुटपाथ पर भी थूकने लगे। फुटपाथ की वो हालत देखकर वकील को बहुत बुरा लगा और वो फिर से अपने घर की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलते ही वो अचानक रुक गया। उसका शरीर किसी लाठी की तरह अकड़ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। किसी ने पान खाकर नहीं थूका, वो खून ही है। इंसाफ होगा, मैं करूंगा इंसाफ।
अगले दिन सुबह के वक्त मदन और पवन चलते हुए अपने कॉलेज जा रहे थे। चलते चलते वो भी उसी फुटपाथ पर आकर रुक गए जहां वो लाल धब्बे थे। पर अब वो धब्बे थोड़े से मिटने लगे थे। लोगों के पैरों के नीचे घिस घिस कर वो लगभग ना के बराबर हो गए थे। मैंने तुझसे कहा था कि इस रास्ते से नहीं आते। पागल मत बनो, रात की बात को भूलना इतना भी आसान नहीं है। जो हमने देखा और किया है उसके बाद तो मेरी जिंदगी जैसे खराब हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो हमें करना था वो हमने रात को ही कर दिया है और उसका नतीजा तो तुम देख ही रहे हो। हम अभी तक सुरक्षित हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तब हमारा क्या होगा? किसी को पता तब चलेगा जब हम दोनों में से कोई उन्हें वो बात बताए। मैं तो किसी को नहीं बताने वाला, पर मुझे तुझ पर बहुत शक हो रहा है। साले तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती। मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ऐसी बात करने की मेरी हिम्मत भी नहीं होगी। अच्छा है, देख हमने जो किया उससे किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। शहर में ये आम बात है, इसलिए अब इस बात को यही भूल जा। हाँ, शायद यही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है। दोनों फिर से कॉलेज की तरफ जाने लगे। वो दोनों जा ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई। वो दोनों बहुत डर गए। पवन के तो डर के मारे पैर भी कांपने लगे। गाड़ी के अंदर से 2 पुलिस वाले उतरे और उनके पास आए। क्या तुम दोनों ही पवन और मदन हो? पवन की डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी, इसलिए मदन ने उनसे बात की। जी हाँ, मैं मदन हूँ और ये है पवन। क्या बात है सर, क्या हुआ? तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। पर बात क्या है सर? हमने क्या किया? वो सब थाने जाकर पता चलेगा। चलो हमारे साथ। पुलिस वाले मदन और पवन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। जब वो थाने पहुंचे तब वहां वो वकील बैठा हुआ था। पुलिस वाले ने उन दोनों को वकील के सामने बिठाया। क्या बात है सर, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? मैं बताता हूँ। पुलिस को 5 लाशें मिली है। 5? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें इन लाशों के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे ये बताओ कि कल रात तुम दोनों कहाँ थे? मदन और पवन ऐसे चुप हो गए जैसे वकील की बात उनके कानों तक पहुंची ही ना। देखो, चुप रहने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। इन्हें तुम दोनों पर शक है, क्योंकि जहाँ से लाशें मिली हैं वहाँ से एक आदमी ने तुम्हें कल रात गुजरते हुए देखा था। किसने? वो मैं नहीं बता सकता। देखो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए सब सच सच बताओ। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ सर। नहीं, मैं बताता हूँ। तुम तकलीफ मत लो और रोना बंद करो। मदन कल रात की पूरी कहानी पुलिस और वकील को बताने लगा। कल शाम कॉलेज से घर आने के बाद हमने बाहर खाने का तय किया, क्योंकि कल इस पवन का बर्थडे था। तो हमने सोचा कि बाहर सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हम गए और खाना खाकर वापस घर आ गए। फिर पूरी रात हम घर में सो रहे थे। सच बोल रहे हो? हाँ सर। खुद की गाड़ी लेकर गए थे? नहीं सर, टैक्सी से गए थे और आते वक्त टैक्सी अपने पुल के पास खराब हो गई थी, इसलिए हम नीचे उतरे थे। तभी हमें किसी ने वहाँ शायद देख लिया होगा, पर टैक्सी ठीक होते ही 10-15 मिनट में हम वहाँ से चले गए थे। थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। वो सन्नाटा मदन और पवन को बहुत तकलीफ दे रहा था। ठीक है, कल कोर्ट में सुनवाई है, इन्हें वक्त पर ले आना। यस सर। वकील थाने के बाहर आया और अचानक उसके पैर रुक गए। इंसाफ, इंसाफ। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। वकील, पुलिस वाला, मदन और पवन वहां मौजूद थे। जज साहब, ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और पुलिस को इन दोनों पर शक है कि इन्होंने 5 खून किए हैं। मैं इनका वकील हूँ, पर फिर भी मैं पुलिस और इस अदालत को बताना चाहूँगा कि मुझे इन दोनों पर शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि वो 5 खून इन दोनों ने ही किए हैं। वकील की ये बात सुनकर दोनों डर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वकील उन दोनों के पास गया। मुझे पता है कि उस रात तुम दोनों अपनी गाड़ी लेकर आए थे और वो सारे कत्ल तुमने ही किए हैं। अब तुम सच बताते हो या मैं बताऊं? मैं बताता हूँ। पवन, नहीं,
चुप कर, मैं अपने गिल्ट में नहीं जी सकता। मदन को चुप करके पवन ने सारी हकीकत बताना शुरू किया। उस दिन मेरा बर्थडे था, इसलिए हम बाहर पार्टी करने गए थे और हम किसी की टैक्सी में नहीं, मेरी गाड़ी में गए थे। गाड़ी मदन चला रहा था। घर लौटते वक्त हमने बहुत शराब पी रखी थी। यार पवन, ये रास्ते के गड्ढे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। मुझे भी इन गड्ढों की वजह से उल्टी आ रही है यार। थोड़ा थोड़ा धीमे चलाओ। नहीं, मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। क्या? दिखाता हूँ। मदन ने गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी और तेजी से भागने लगा। अब कोई गड्ढा हमारी स्पीड कम नहीं कर सकता। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी 4-5 स्पीड ब्रेकर अचानक नीचे आ गए और इस झटके से हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। हमने नीचे उतर कर देखा तो हम बुरी तरह से डर गए, क्योंकि हमारी गाड़ी के नीचे स्पीड ब्रेकर नहीं, फुटपाथ पर सोए हुए 5 गरीब लोग आ गए थे। उनके शरीर खून में लथपथ थे। अब हम क्या करेंगे मदन? हमसे खून हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा है मदन। चुप कर, चिल्ला मत। अब पूरी दारू उतर गई, आसपास कोई नहीं है। हम एक काम करते हैं, इन सभी लाशों को उठाकर नीचे नाली में फेंक देते हैं। वैसे भी इन भिखारियों का कोई नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद हमने सारी लाशों को नीचे नाली में फेंक दिया और गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। पवन का बयान सुनने के बाद अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। पुलिस जब उन्हें थाने ले गई तब वकील भी वहां था। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। पुलिस ने उन तीनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। आखिर कौन हो तुम? क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? क्योंकि तुम मेरे भी गुनहगार हो। वकील की बदली हुई आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। मैं एक LLB ग्रेजुएट था, पर मेरे पास नौकरी नहीं थी। उस रात मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए उस फुटपाथ पर भूखा पेट सोने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों ने वहां भी चैन से सोने नहीं दिया। मैंने खुद को और उन गरीबों को इंसाफ दिलाया है। अब मेरा काम पूरा हुआ। वकील का शरीर फिर से लकड़ी की तरह जड़ गया और वहां से गायब हो गया। मदन और पवन ये सब देखकर थर-थर कांपने लगे। जैसे भाई जी, ये रही कल की शादी के आए सामान की पूरी लिस्ट। तुमने सब ठीक से चेक किया है ना? कुछ छूटा तो नहीं है? भाई जी, आप छूटने की बात करते हैं। यहाँ तो 10 थाली, 20 चम्मच, 2 चादरें और 1 तकिए पर बाराती मोर्चा मार गए। जब से मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने का काम शुरू किया है ना सोनू, तब से एक बात तो चल गई। पूछ क्या? पूछ लिया, बताइए क्या? बचपन में मैं अड़ोसी पड़ोसी के घरों में अलग अलग प्लेट गिलास देखकर हमेशा हैरान रहता था कि इनके बर्तन अलग अलग क्यों होते हैं। कोई शौक है या आदत? लेकिन अब जाकर पता चला कि ये न तो शौक है न तो आदत। उन्होंने तो वो बर्तन शादी के बारातों में जाकर इकट्ठा किए थे। मतलब दुनिया की ये आदत बाबा आदम के जमाने की है। सही बोला भाई जी, तीर एकदम निशाने पर है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। मेरा नाम वीर है। मैं IT कंपनी सुपरजेट का मैनेजर हूँ। मुझे अपनी कंपनी के लिए आपके हॉल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी है। जरूर करवाइए, बस इतना बता दीजिए कि लोग कितने होंगे और पार्टी किस दिन करवानी है। पार्टी कल करनी है और लोग करीब 100 के आसपास होंगे। खाना और डेकोरेशन ऐसे होना चाहिए कि हमारा बॉस खुश हो जाए बस। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हमारा खाना और डेकोरेशन दोनों लाजवाब है। आपके 100 के 100 लोग खुश होकर ही जाएंगे। बस आप एडवांस दे दीजिए। डेकोरेशन और खाना मिलाकर 15 लाख होंगे। आपको 20% एडवांस देना पड़ेगा। ठीक है, आप ये 5 लाख रखिए। चलो, सब कुछ समय से पहले ही रेडी हो गया है। ये क्या? कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों नहीं है?
सोनू, सोनू, ये फ्रिज में पानी और कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों नहीं हो रही है? माफी भाई जी, वो मैं आपको बताना ही भूल गया कि फ्रिज खराब हो गया है। माफी के बच्चे, आज पार्टी है और तू बताना भूल गया कि फ्रिज खराब है? अरे बुड़बक कहीं के, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? नए नए काम की बैंड क्यों बजवाने पर तुला है यार? अब पार्टी में जो गेस्ट आएंगे उनको कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी कैसे पिलाएंगे, बता मुझे। भाई जी आप गुस्सा मत होइए, मेरे पास एक जुगाड़ है। स्टोर रूम में एक बहुत पुराना फ्रिज रखा हुआ है जो चालू हालत में है। आज हम उसी से काम चला लेते हैं, कल बदल लेंगे। क्या कहते हैं भाई जी? इसके अलावा हमारे पास किसी और भैंस का चारा है क्या जो पूछता है क्या कहते हैं भाई जी? चल स्टोर रूम, दिखा मुझे फ्रिज। ये है भाई जी, शहंशाह है जुगाड़ू फ्रिज। पक्का चालू है ना? झूठ बोलूं तो कौवा काटे भाई जी। ठीक है, तू जा किचन देख, मैं इसे सेट करता हूँ। जी भाई जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो समय पर जुगाड़ हो गया, वरना नया फ्रिज खरीदना पड़ता। खोलो खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। खोलो प्लीज। ये आवाज तो फ्रिज के अंदर से आ रही है, मगर उसमें तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ही रखी है। उसके अंदर तो कोई नहीं हो सकता। फिर ये आवाज? ये मैं कहां आ गया? ये कौन सी जगह है? भाई साहब सुनिए, भाई साहब आप रो क्यों रहे हैं? कौन है आप? भाई साहब कुछ बोलिए ना। ऐसे ऐसे मत देखिए भाई साहब, मुझे डर लग रहा है। आपका नाम क्या है? जल्दी से भाई जी को बता दूं कि पानी का टैंकर बिना पैसे लिए नहीं आएगा। भूल गया तो फिर से भाई जी की डांट खानी पड़ेगी। भाई जी! भाई जी! भाई जी क्या हुआ भाई जी? भाई जी! क्या हुआ था मुझे? पता नहीं भाई जी, आप बस यहाँ बेहोश पड़े थे। ऐसे ऐसे मत देखिए भाई साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपका नाम क्या है? विक्की, विक्की नाम है मेरा। क्या सोच रहे हैं भाई जी? कुछ नहीं। खाना रेडी हुआ? खाना तो रेडी हो गया है भाई जी, पर वो पानी के टैंकर वाला पिछला बकाया भी मांग रहा है। ठीक है, ये ले। किसी और का भी बकाया हो तो वो भी चुका देना। जी भाई जी, पर आप... मैं ठीक हूँ, तू जा। काम तो अच्छा हुआ है, क्या कहते हो? वाकई डेकोरेशन गजब है, बस खाना भी डेकोरेशन जैसा ही हो। चिंता मत कीजिए सर, यहाँ सब कुछ गजब ही होता है। एक गजब आइटम और है हमारे पास, आइए दिखाते हैं, तबीयत खुश हो जाएगी। चलो देखते हैं। ये देखिए सर। वाओ, ये फ्रिज तो एंटीक पीस लग रहा है। मदन, इस फ्रिज का एंटीक दिखना ही इस फ्रिज की खासियत है या कुछ और भी खासियत है इसमें? इस फ्रिज के पीछे एक कहानी छुपी है, वो बहुत खास है। कौन सी कहानी? विक्की को तो जानते ही होंगे आप लोग।
तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत जल्द कंपनी का मैनेजर बनने वाला हूँ और मैनेजर बनते ही तुम्हारा ये भाई TMW कार से आना जाना करेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, क्यों दोस्तों? हाँ, हाँ चीयर्स। विक्की, तू मैनेजर बनते ही हम पर रौब तो नहीं झाड़ेगा ना? रॉब तो नहीं, पर हाँ, तुम लोग टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करोगे तो थोड़ा डांटूंगा जरूर। हमें डांटेगा तू? अपनी तरक्की से हमें जलाएगा तू? ये ले। साले, नौकरी तुझे दिलाई हमने इस कंपनी में और तू हमसे आगे निकलेगा? ये ले साले। जब तू इस दुनिया में रहेगा तभी तो मैनेजर बन के डांटेगा ना हमें। ये मेरी तरफ से तुझे प्रमोशन का तोहफा। मौत। इससे पहले कोई आ जाए, इसे फ्रिज में डाल देते हैं। थोड़ी देर में इसकी लाश को जंगल में फेंक आएंगे। हाथ लगाओ, चलो। खोलो, खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। वीर का प्लान कभी फेल नहीं होता। तुझे विक्की के बारे में कैसे पता? इत्तेफाक से तुम लोगों ने विक्की को इसी फ्रिज में बंद किया था, जिसे इस होटल के पुराने मालिक ने खरीदा था और स्टोर में पड़ा था। इस फ्रिज में विक्की बैठा है। उसी ने मुझे बताया कि तुम तीनों को लेने आया है। कहानी तो जबरदस्त बनाई है तूने, लेकिन ये कहानी तू किसी और को नहीं सुना पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। विक्की? हाँ, विक्की, जो तुम जैसे आस्तीन के सांपों को उनकी सजा देने आया है। नहीं विक्की नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। हम दोस्त हैं। दोस्त होते तो बताओ मुझे मारा क्यों? भगवान तुम जैसे धोखेबाज और जलनखोर दोस्त किसी को ना दे। तैयार हो जाओ। खोलो, हमें बाहर निकालो, छोड़ दो हमें। ये क्या था भाई जी? एक ऐसा किस्सा जिस पर हम दोनों के अलावा कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा हुआ भी था। अगर तू लोगों के आगे पागल नहीं कहलाना चाहता तो इस किस्से को अपने सीने में ही दफन कर ले। ये कहानी है जमशेदपुर की। जमशेदपुर में एक झुमरी महल था जिसे लोग भूतिया महल के नाम से भी जानते थे। वहां के लोगों का कहना है कि झुमरी महल में किसी औरत का साया छत पर घूमता है। यहां तक कि लोगों को चिल्लाने की आवाज भी आती है, जिस वजह से लोग 8 बजे के बाद झुमरिया महल के आसपास भी नहीं जाते थे। फिर कुछ सालों बाद झुमरिया महल में एक घटना घटी। 3 लोग अपनी कार से जा रहे थे, पिंटू, राजू और रानी। ये लोग अपना रास्ता भटक गए। पिछले 1 घंटे से सही रास्ता ढूंढ रहे थे। रात होती ही जा रही थी। तभी राजू की गाड़ी को झटका लगा और झुमरी महल के सामने आकर गाड़ी रुक गई। गाड़ी बंद हो गई। क्या यार, पूरा प्लान चौपट कर दिया। वाओ, देखो क्या महल है। मैं तो बोलती हूँ इसी महल में रुक जाते हैं। पागल है क्या? कितना डरावना लग रहा है। फट गई क्या?
मेरी 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 क्यों फटेगी? अरे चलो, यहाँ रुकना है ना तो यहीं रुकते हैं। मुझे तो ये महल डरावना नहीं बल्कि रोमांटिक लग रहा है। ऐसे पुराने महल में रोमांस करने का अलग ही मजा है। धत, अगर अब तुम दोनों लव बर्ड्स की बातें खत्म हो गई हो तो अंदर जाकर देखें। तीनों महल की ओर बढ़ते हैं। मेन गेट से अंदर आते ही गेट बंद हो जाता है। ये देखकर पिंटू डर के मारे कांपने लगता है। तुम लोग अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये तेरा ससुराल नहीं है, ऐसे अकेले कहाँ जा रहा है? सुसु करने। वहां भी साथ आओगे क्या? जा जा। राजू और रानी एक कपल थे जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी। पिंटू दोनों का क्लोज फ्रेंड था। पिंटू झाड़ियों के बीच चला गया पेशाब करने। तभी उसका ध्यान सामने की ओर गया। तभी उसे दिखाई दिया कि एक परछाई छत पर घूम रही थी। अब उसका डर और बढ़ गया। वो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया। यहाँ महल के अंदर राजू और रानी मेन हॉल में पहुंच चुके थे। उन्हें दिखाई देता है कि पिंटू पहले से सोफे पर बैठा है। अबे कमीने, तूने तो हमें डरा ही दिया। इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया? पिंटू कुछ नहीं बोलता है, वो वहीं बैठा रहता है। राजू और रानी महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो सोफे पे बैठा है वो पिंटू नहीं बल्कि कोई और है। सोफे पर बैठा पिंटू उन दोनों को घूरता जा रहा था। रानी, एक किस तो दे। हाथ छोड़, कोई देख लेगा। यार, यहाँ कौन देखेगा? भूल मत, यहाँ पिंटू भी है। किस विश शादी के बाद। यार, कम से कम एक हक तो दे। रानी राजू को गले लगाती है। रानी की नजर पिंटू पे जाती है। पिंटू रानी को डरावनी नजरों से देख रहा था। पिंटू की आंखें लाल हो चुकी थी। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ रानी? रानी पिंटू की तरफ इशारा करती है। राजू उस तरफ देखता है पर वहां कोई नहीं होता। राजू पीछे मुड़ता है तो रानी भी गायब हो गई होती है। रानी, रानी! राजू यहाँ वहां रानी को ढूंढ रहा है और ढूंढते हुए छत की ओर बढ़ता है। छत पर राजू की नजर रानी पर जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि राजू उसे पकड़ लेता है। तू पागल है? अभी छत से नीचे गिर जाती तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई रानी का हाथ पकड़ने की? तू मुझे डरा रही है? रानी के शरीर में झुमरिया महल की रानी घुस गई थी। हाथ छोड़ मेरा। नहीं तो क्या करेगी? बोलना। मुझे डरा रही है आवाज बदल के? रानी ने राजू का गला पकड़ के हवा में उठा लिया। राजू का दम घुटने लगा। रानी की आंखें लाल थी, उसके बाल उड़ रहे थे और वो अब किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। तूने इस महल की रानी का हाथ पकड़ा। इतनी गुस्ताखी! इस गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। तभी छत की दूसरी तरफ से पिंटू ने जोर से चिल्लाया। राजू! पिंटू की चीख से रानी ने राजू का गला छोड़ दिया और वो खुद बेहोश हो जाती है। भाई, भाई चल यहाँ से। लगता है रानी किसी काले साये के वश में है। नहीं यार, तू रुक, मैं रानी को देखता हूँ। भाई नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वो मुझे मारने वाली थी। वो तुझे भी मार देगी। वो हमारी रानी नहीं है, वो कोई और है। पिंटू डर डर के रानी के पास गया। रानी को उठाने लगा। पिंटू देखता है कि रानी सांस नहीं ले रही है। राजू देख, रानी सांस नहीं ले रही है। उस काली शक्ति ने रानी को मार दिया। पिंटू और राजू दोनों एक साथ रोने लगे। तभी छत का दरवाजा अपने आप जोर जोर से पटकने लगता है। ये देख के राजू पिंटू के रोंगटे खड़े हो गए।
और तभी रानी अचानक से जिंदा हो गई। मुझे बचाओ, बचाओ, वो मुझे मार देगी, मार देगी। हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तीनों एक साथ हाथ पकड़ के और डरे डरे झुमरिया महल की सीढ़ियां उतर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। वो लोग जैसे ही नीचे पहुंचे, महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हम मारे जाएंगे। कुछ नहीं होगा हमें। मुझे पता है नीचे से एक रास्ता बाहर की तरफ जाता है, हम वहां से अपनी कार लेके चले जाएंगे। शांत रहो, शांत रहो। नहीं, वो काला साया हमें मार देगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बच सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। पिंटू सबको महल के पिछले दरवाजे से बाहर ले जा रहा था। उन्हें पता नहीं था कि उनका पीछा काला साया कर रहा था। तीनों सही सलामत महल के बाहर पहुंच गए। तभी वो काला साया रानी के पैर पकड़ के खींचने लगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। पिंटू और राजू पीछे मुड़े बिना ही रानी को अपने साथ खींचकर कार की ओर ले गए। जैसे तैसे वो लोग झुमरिया महल के गेट के बाहर निकले। तुम लोग कार में बैठो, कार में चलाता हूँ। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। झुमरिया महल से हर तरह की आवाजें आ रही थी, हंसने की, रोने की, चिल्लाने की। हर तरफ से इतना शोर होने के चलते राजू के कान से खून निकलने लगा। और तभी कार स्टार्ट हो गई। हम बच गए, भगवान का शुक्र है। कार चलती जाती है। कार के साइड मिरर में दिखाई देता है महल के झाड़ियों में पिंटू की लाश पड़ी होती है। तू तो बोल रहा था तुझे कार ड्राइव करने नहीं आती है। फिर पिंटू ने अपना सर अगले दिन झुमरिया महल के पास कार एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत।